हेलो। चलो हम लोग बात करते हैं सिंगल फेज मोटर की। किसकी बात करते हैं? सिंगल फेज मोटर की बात करते हैं कि सिंगल फेज मोटर क्या होता है। ठीक है, तो इसकी हम लोग थ्योरी पहले कंप्लीट करेंगे। सिंगल फेज मोटर, देखो हम लोग इसकी थ्योरी जो है पहले सिंगल फेज मोटर और थ्री फेज मोटर दोनों की थ्योरी पहले पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों चैप्टर जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अगर मान लो सिंगल फेज मोटर को पढ़ लिया, इसके बाद इसके क्वेश्चन लगाने बैठे तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है हमारे थ्री फेज की भी फंसेंगे उसमें। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सिंगल फेज मोटर और थ्री फेज मोटर ये दोनों चैप्टर को साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी थ्योरी को साथ में पढ़ लेंगे। अब इसकी थ्योरी भी देखो कैसे पढ़ेंगे। पहले कौटिल्य सर वाली की थ्योरी पढ़ लेंगे। ठीक है, जो कौटिल्य सर ने थ्योरी पढ़ाई है पहले इसकी थ्योरी हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद जो मेरी वाली कॉपी है उसकी थ्योरी पढ़ लेंगे। ये दोनों की थ्योरी ख़त्म होने के बाद तब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो ये सब पूरी थ्योरी ख़त्म होने में कम से कम हमें लग रहा है कम से कम 10 लेक्चर इसमें लगेंगे। कम से कम 10 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, इसके कौटिल्य सर की थ्योरी ख़त्म करने में, उसके बाद उसकी अपनी वाली कॉपी की ख़त्म करने में कम से कम 10 लेक्चर तो लगना तय है। ठीक है, तो काफ़ी लंबा चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी। कुछ इसमें ऐसे भी क्वेश्चन दिखेंगे तो तुमको लगेंगे हाँ पेपर में तो ये आया था, काश उसमें पढ़ लिया होता, 4-5 नंबर इस चैप्टर से बढ़ जाते। ठीक है, चलो पढ़ लो अब तो, लेकिन नंबर नहीं बढ़ सकते। चलो ठीक है, देखो बात करते हैं सिंगल फेज मोटर की। किसकी बात करते हैं? सिंगल फेज मोटर की। तो सिंगल फेज जो मोटर होती है, सबसे पहली बात तो ये पॉइंट तो लिख चुके हो, एसी में ही लिख चुके हो शायद। ठीक है, कि सिंगल फेज मोटर हमारी कैसी होती है? सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन जो थ्री फेज मोटर होती है वो हमारी कैसी होती है? सेल्फ स्टार्ट होती है। ठीक है, थ्री फेज मोटर कैसी होती है? हमारी सेल्फ स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट पहले से तुमको बता चुके हैं। ठीक है, कंपेयर भी करवाया था कि सिंगल फेज मोटर जो होती है, सिंगल फेज और थ्री फेज बताया था। तो वही चीज़ है, जो सिंगल फेज मोटरें होती है हमारी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं, और जो थ्री फेज मोटरें होती है वो हमारी सेल्फ स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट का मतलब इतना तो समझ गए होगे। ठीक है, जैसे कि मान लो बाइक का सबसे एग्जाम्पल अच्छा ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे बाइक का क्या होता है, बटन दबाते हैं तो सेल्फ से वो डायरेक्ट स्टार्ट हो जाती है, हमें किक नहीं मारनी पड़ती। ठीक है, पैरों से जो मारते हैं उसको बोलते हैं किक। किक नहीं मारनी होती, यानी कि हमारी गाड़ी कैसी होगी? सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं सेल्फ स्टार्ट गाड़ियाँ बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बटन दबाया अपने मन से स्टार्ट होगी। सेल्फ, और जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती उसमें क्या होता है? पैरों से किक मारनी पड़ती है। इसी प्रकार से हमारी मोटरें भी होती हैं। ठीक है, एक तरह से जो गाड़ी में है मोटर ही तो फिट है, एक तरह से गाड़ी में मोटर फिट है, लेकिन वो क्या है कि वो हमारी बैटरी से चलता है। ठीक है, क्योंकि उसमें बैटरी लगी होती है, वो हमारी करंट बदलती है। इसमें भी क्या होता है? रोटर टाइप का लगा होता है, उसमें एसी उत्पन्न होती है, तब जाके स्टार्ट हो जाता है सेल्फ स्टार्ट। ठीक है, खैर छोड़ो, उतनी गहराई पॉइंट में ना जाओ। ठीक है, मोटरों पे हम लोग आते हैं। तो इसी प्रकार से मोटरें होती हैं। मोटरें क्या होती हैं? अगर वो अपने आप बटन दबाया, ठीक है, अपने आप स्टार्ट हो गई तो कैसी होगी? सेल्फ स्टार्ट हो गई, यानी कि सेल्फ स्टार्ट मोटरें हो गई। अब जब बटन दबाया स्टार्ट नहीं हो रही, लेकिन हमें अब कोई बाह्य बल लगाना पड़ रहा है उसको स्टार्ट करने के लिए, तो वो सेल्फ स्टार्ट नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ है, सिंगल फेज मोटरें जितनी होती हैं वो हमारी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं, लेकिन थ्री फेज मोटरें हमारी कैसी होती हैं? सेल्फ स्टार्ट होती हैं। ये दोनों पॉइंट याद रखना। अब ना इसी से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा आगे, और बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर केवल ये दोनों पॉइंट याद हैं कि सिंगल फेज मोटर और थ्री फेज मोटर के बारे में, कि थ्री फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है और सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं। अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगा कि देखो ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट था, कि वहाँ पे बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि अभी सब मशीनें मिक्स हो जाएंगी ना, अभी समझ में नहीं आएगा यार। मशीन तब बहुत बताएंगे कि किस तरह से तुमको सोचना है, किसका आंसर कैसे देना है। ठीक है, अब देखो हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में पंखा लगा है, मोटर लगा है, ये सब लगा होता है, और हमारे घरों में करंट कौन सी आती है? एसी थ्योरी तुम पढ़ सकते हो, इसलिए तुमको चैप्टर पहले नहीं पढ़ाया था। ठीक है, एसी थ्योरी इसीलिए पढ़ाया। ठीक, तो एसी थ्योरी में तुमको बताया था कि हमारे घरों में जो करंट आती है, ठीक है, जो हमारे घरों में लाइट आती है वो कैसी आती है? सिंगल फेज आती है। कैसी आती है? सिंगल फेज आती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से वही चीज़ बोल रहा है कि हमारे घर में पंखा, ठीक है, मोटर, ये जितने भी उपकरण हैं सब कैसे होते हैं? सिंगल फेज वाली होती हैं। ठीक है, लेकिन आप घरों में क्या करते हो? सिंगल फेज है। अब तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए यार, सिंगल फेज है, सिंगल फेज तो सेल्फ स्टार्ट होता नहीं है। हम तो घर की बटन ऑन करते हैं खट से, पंखा वाले का पंखा अपने आप चलने लगता है, मतलब सेल्फ स्टार्ट है। ठीक है, तो वो सेल्फ स्टार्ट नहीं, उसको सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती मोटर। ठीक ना, तो अब जैसे पंखे में क्या लगा होता है? सफ़ेद सफ़ेद टाइप का कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, तो वो कैपेसिटर जो होता है ना, पंखे के लिए जो कैपेसिटर लगा होता है, वो कैपेसिटर क्या होता है? सिंगल फेज सप्लाई को टू फेज सप्लाई में बदल देता है। ठीक है, जो कैपेसिटर होता है सिंगल फेज को टू फेज या थ्री फेज में बदल देता है।
तो इस प्रकार से हमारी मोटर क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सिंगल फेज को 2 फेज में बदल देगा। ठीक है, तो 2 फेज क्या कर देगा, मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना देता है, इसलिए पंखा हमारा क्या ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। ठीक ना, तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि ये हमारे घर में पंखा, मोटर, ये सब जो होती हैं कैसी होती है, सिंगल फेज होती है, बट इनको ऑन करने पर ये कैसी हो जाती है, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब इसमें जो कैपेसिटर होता है वह कैसा होता है, सिंगल फेज को 2 फेज में बदल देता है। जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, सिंगल फेज को 2 फेज में बदल देता है। देखो क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा, कैपेसिटर के क्या, कैपेसिटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर के बहुत सारे काम होते हैं। फेज को विभक्त करता है, ये फेज को विभक्त करता है, मतलब सिंगल फेज को 2 फेज या 3 फेज में बदलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, पावर फैक्टर के मान को सुधारने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं। ठीक है, ठीक, तो मोटर की दक्षता बढ़ाने के लिए भी हम लोग कैपेसिटर का ये सब यूज करते थे। ठीक है, तो कैपेसिटर के बहुत सारे यूज हैं। अब देखो, सिंगल फेज को 2 फेज में बदल देता है, जिससे पंखा सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अतः सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आया, अब ये कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए। अब तुमने भी पढ़ा ऊपर कि सिंगल फेज मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। अब देखो भी क्वेश्चन आएगा, क्रिएट हो जाएगा कि हमारे घरों में जो पंखा लगा होता है वो सेल्फ स्टार्टेड होता है कि सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। अब जिसने नहीं पढ़ा है, थ्योरी नहीं पढ़ी, अगर तुमसे यही अगर क्वेश्चन पहले पूछते कि अच्छा बताओ पंखा सेल्फ स्टार्ट है कि सेल्फ स्टार्ट नहीं है, अगर पहले क्वेश्चन बोलता ना तो तुम ये बताते यार पंखा तो यार सोच, बस प्रैक्टिकली सोचोगे, पंखा का बटन ऑन किया अपने मन से चलने लगता, हम तो कुछ ताकत लगाते नहीं, सीधा टिक मार के चले जाएँ कि पंखा जो होता है हमारा सेल्फ स्टार्ट होता है। तो देखो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, तुमको टिक यही लगाना है, तुमको टिक ये लगाना है कि पंखा जो होता है हमारा सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो कंडीशन अप्लाई कर दे, ठीक है, कि पंखा को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो कैपेसिटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है, अतः सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं, सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टार्ट होता नहीं। ठीक है, अब मोटरें जो हमारी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं। जब मोटरें होती है हमारी कितनी प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। एक होती है सिंगल फेज मोटर और एक क्या होती है, 3 फेज मोटर। ठीक है, मोटरें हमारी 2 प्रकार की होती है, एक होता है सिंगल फेज मोटर होती है और एक होती है 3 फेज मोटर। ठीक है, जो सिंगल फेज मोटरें होती है वो कहाँ यूज करते हैं, हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं। ठीक है, जो सिंगल फेज मोटरें होती हैं वो हम अपने घरों में यूज करते हैं, और जो 3 फेज मोटरें होती है वो कहाँ, इंडस्ट्रियल एरिया में यूज करते हैं। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं 3 फेज मोटरों का, 3 फेज मोटरों का यूज हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं, यानी औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। अब देखो, अब पहले तो ये मोटर चालू करने के पहले कुछ चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, देखो रनिंग वाइंडिंग क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होता है, इसके बारे में पहले बता देते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें फ़िगर याद रखो, ये जो फिगर है ना, ये मोटरों के लिए सबके लिए सेम ऐसे ही होता है, लगभग 80% मोटरों के लिए यही फिगर है। ठीक है, अब सारी मोटरों में क्या होगा, सारी मोटरों में तुम्हारा एक होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग होगा और एक होगा तो रनिंग वाइंडिंग। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। ठीक है, इससे एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग, वाइंडिंग हमारी होती है, मतलब वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग नाम से क्लियर है, एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक होता है रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, ये किस लिए बनाया जाता है, ये मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट करने के, देखो कैसे मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट होती है। ठीक है, तो एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, एक होता है रनिंग वाइंडिंग होता है। एक क्या होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, अब केंद्रीय स्विच होता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। क्या होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है एक हमारा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये रोटर होता है हमारा, बीच में क्या होता है, रोटर होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें होती हैं, इतनी चीज़ों के बारे में बता देते हैं ज़रा। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है ना, स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, इसमें 2 प्रकार की वाइंडिंग की गई है मोटरों में। क्या होती है, 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, होती है रनिंग वाइंडिंग। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो क्या करता है कि मोटर को स्टार्ट करने का काम करता है, उस समय रनिंग वाइंडिंग काम हमारी नहीं करती है। ठीक है, ध्यान से सुनना बात, रनिंग वाइंडिंग उस समय नहीं, जैसे तुमने किसी मोटर को स्टार्ट किया तो 2 वाइंडिंग है, 2 वाइंडिंग काम करेंगे, लेकिन हमारा क्या होता है, रनिंग वाइंडिंग नहीं काम करता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग पहले क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग काम करती है। ठीक है, इसके बाद जब मोटर की गति, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, जब मोटर की गति जो है 75% हो जाती है, जब मोटर की जो गति है, जो स्पीड है, जब 75% हो जाती है, तो क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग बंद हो जाती है। और ये बंद कौन करता है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच। कौन बंद करता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच बंद करता है। इसमें एक टैकोमीटर लगा होता है। टैकोमीटर क्या होता है, मोटर की स्पीड को नापता है। ठीक है, तो इसमें टैकोमीटर लगा होता है, टैकोमीटर मेजरमेंट करता है कि जैसे ही हमारी मोटर की गति 75% हो जाएगी, 75% हो जाएगी,
तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या कर देगा, ये ओपन हो जाता है मतलब, और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या कर देता है, बंद कर देता है। अब जब स्टार्टिंग वाइंडिंग बंद हो जाती है उसके बाद मोटर हमारी किस पर रन करती है, इसके बाद हमारा रनिंग वाइंडिंग का काम चालू हो जाता है। ठीक है, नाम से के लिए रनिंग वाइंडिंग मतलब कि अब जो चल रही है मोटर। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग मतलब मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कब स्टार्टिंग वाइंडिंग कब काम करना बंद कर देती है, जब मोटर की गति 75% हो जाती है। ठीक है, जब मोटर की गति 75% या उससे ज़्यादा हो जाएगी तब हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग बंद हो जाती है, उसके बाद हमारी रनिंग वाइंडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें होगी। बाकी रोटर के बारे में तो जानते हो, रोटर मतलब होता है घूमने वाला पार्ट होता है, ये रोटेट करता है। ठीक है, तो इन्हीं से क्वेश्चन रिलेट होते हैं। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन रिलेट होंगे अभी थ्योरी में पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी थ्योरी जो हम पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन तुम थ्योरी में से निकाल के अपने हिसाब से कॉपी में लिख लो। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो तुम्हारे पास इतने ज़्यादा ऑलरेडी आ ही जाएंगे कि तुम्हारे इतने क्वेश्चन मतलब कि कॉपी से तो क्वेश्चन रिलेट कर ही लो निकाल के। ठीक है, हमें लिखाने की जरूरत नहीं, इतना तो इतना तो साथ रह गया आभास हो गया होगा किस तरह से क्वेश्चन निकाले, कहाँ से क्या कैसे बनाने क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस में इतनी ज़्यादा हो ही जाएगी, जुगल सर की अलग से हो जाएगी बुक से, कौटिल्या सर वाली बुक से हो जाएगा, जो हम टेस्ट ले रहे हैं उसका हो जाएगा। ठीक है, अभी जो तुम्हारा टेस्ट चल रहा है हर संडे को 2-2 टेस्ट के सीरीज़ से ही चलाएंगे, पूरी थ्योरी ख़त्म हो जाएगी, इस तरह से पूरी तैयार हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब हम टेस्ट लेंगे ना, वो भी टेस्ट हमने बना रखे हैं सब। ठीक है, तो वो टेस्ट जो होगा तुम्हारे 15 तक हम टेस्ट बना चुके हैं, 15 चैप्टर तक हम टेस्ट बना चुके हैं बाकायदा अपनी कॉपी में। इसके बाद क्या होगा, ये जब पूरा थ्योरी ख़त्म हो जाएगी, इधर से तुम्हारा टेस्ट भी ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद क्या होगा, रिवीजन होगा फिर से 2-2 चैप्टर का। अब क्या अभी तक की तो 25-25 क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद हर चैप्टर में कम से कम ये मान के रोज़ 60-60 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, कब किसी में 60 किसी में 70 चैप्टर के हिसाब से, मतलब 50 से क्वेश्चन कम नहीं होंगे समझ लो हर चैप्टर में। वो तुम्हारा जब टेस्ट होगा वो तुम्हारा फाइनल टेस्ट होगा, वो तुम्हारी पूरी जांच को परखेगा कि हाँ तुमने तैयारी की कि सिर्फ मक्कारी की है, समझे। वो जो पेपर होंगे ना उससे पता चलेगा तुम्हारी ITI की थ्योरी कितनी कम्प्लीट है। ठीक है ना, अभी तो मान लो कोई दिक्कत नहीं, नंबर कम आ रहे हैं चलो ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से ज़्यादा मेहनत करो कि जो भी 2 चैप्टर है उनको कायदे से पढ़ो। पहली बात तो थ्योरी पढ़ो, इसके बाद क्या है जो जुगल सर वाली 65 वाली उससे क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते वो नंबर में भेजो यार। ठीक है, कि हम कोई मतलब कि इस चैप्टर का जुगल सर वाली बुक का नाम लिखो, नंबर भेजो, पेज नंबर, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे यार तुम्हें, प्रॉब्लम वाली शॉर्ट वीडियो। ठीक है, उसका एक अलग प्ले लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम बताओ हमें, क्योंकि बुक्स तुम्हारे पास की फ़ोटो अगर वैसी कुछ बुक प्रॉब्लम है तो अपना PDF बना के हमें सेंड करो Gmail पे। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारी इस तरह से थ्योरी तुम्हारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तब अगर इसके बाद और टेस्ट होने, ये मान के संडे को तुम्हारा टेस्ट ITI का हमेशा लगा रहेगा। ठीक, तो आगे भी जो टेस्ट होगा वो तुम्हारी जांच को ज़्यादा परखेगा कि आगे किस हिसाब से क्या टेस्ट हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग। इसके बाद देखो एक अब हम पढ़ते हैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की। किसकी बात करें, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मतलब कि प्रेरणा मोटर। ठीक है, तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, तो ये तो हमने बता दिया स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होता है, रनिंग वाइंडिंग क्या होता है, रोटर क्या होता है। ठीक है, और हाँ अब जिसमें जो रोटर होता है ना, ठीक है, जो सिंगल फेज मोटरों में जो रोटर यूज किया जाता है, बहुत पूछा जाता है कि कौन सा रोटर यूज करते हैं, तो उसमें कौन सा यूज करते हैं, स्क्वायरल केज मोटर। स्क्वायरल केज, स्क्वायरल मतलब क्या होता है, स्क्वायरल इंग्लिश नेम है, स्क्वायरल मतलब होता है गिलहरी। स्क्वायरल का मतलब क्या होता है, गिलहरी होता है। ठीक है, तो जो हमारा रोटर होता है वो गिलहरी के आकार का होता है। ठीक है, जो हमारा रोटर होता है वो कैसा होता है, हमारा रोटर जो होता है वो गिलहरी के आकार का होता है। ठीक है, तो वही नाम लिखा हुआ है कि स्क्वायरल केज मोटर रोटर, स्क्वायरल केज रोटर यानी कि गिलहरी के आकार का हमारा रोटर होता है। ठीक है, दो गिलहरी के आकार का कैसे होता है, इस तरह से रोटर बना होता है। ये 2 डंडियाँ हमारी हैं। ठीक है, इसके बाद क्या किया, मान लो ऐसे ऐसे की ऐसे कर लेते हैं, इसको सीधा सीधा कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसको पकड़ के एक इधर से पकड़ते हैं हाथ से, एक इधर से पकड़ते हैं, इसको पकड़ के हल्का सा टेढ़ा कर देते, टेढ़ा कर देते तो फिगर हमारा इस तरह से बन जाता है। तो यही हमारा होता है स्क्वायरल केज रोटर होता है। क्या होता है ये, स्क्वायरल केज रोटर होता है। ठीक है, क्या होता है, स्क्वायरल केज रोटर होता है। अब देखो, अब बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेगा कि स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है और जो तुम्हारी हमारी रनिंग वाइंडिंग होती है। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और रनिंग वाइंडिंग होती है। इसमें वायर कैसे होते हैं, पतले होते हैं, मोटे होते हैं, मतलब किस में वायर मोटा होता है, किस में पतला होता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखो ज़रा, जो रनिंग वाइंडिंग होती है, रनिंग वाइंडिंग जो होती है, रनिंग वाइंडिंग को मतलब मुख्य वाइंडिंग बोलते हैं हिंदी में। ये कैसी होती है, मोटे तार की बनी होती है। किसी एक का याद कर लो इसमें,
किसी एक का याद कर लो, ठीक है। अब देखो रनिंग वाइंडिंग होती है, कैसे होता है, मोटे तार की होती है, ठीक है। अब देखो हमने तुमको मोटर में भी जब पढ़ाया था, डीसी जनरेटर डीसी मोटर्स में भी बताया था, उसी से कॉन्सेप्ट देखो। हम तुम्हारे कैसे खड़े थे, पैरेलल खड़े थे, मतलब हम मोटे थे, ठीक है। हमसे लड़ाई करोगे, ठीक है, तो हम पैरेलल खड़े हैं, मतलब कि हम पैरेलल खड़े हैं तुम्हारे, ठीक है। तो वही वाली थ्योरी अपनाओ यहाँ पे भी, ठीक है। तो जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसके जो तार होती कैसी होती है, मोटी होती है। तार कैसी होती है, मोटी होती है। अब बस तार मोटी तो बाकी सारे कॉन्सेप्ट अपने मन से आ जाएंगे। तार मोटी है, ठीक है, तो इसको लपेटे क्या होगी, कम बनेंगी। तार मोटी है तो लपेटे क्या बनेंगी, कम बनेंगी। जब लपेटे कम होंगी तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम होगा। जब रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा, ठीक है, तो इंडक्टेंस का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जो रनिंग वाइंडिंग होती है वो कैसा होता है, मोटे तार की बनाई जाती है, ठीक है। यानी मोटे तार की बनाई जाती है तो इसके कारण क्या होता है, वाइंडिंग की गहराई क्या होती है, ज़्यादा रखते हैं, यानी खांचे में, ठीक है। जो खांचा होता है ये वाला, ठीक है। तो मोटे तार की बनाई जो वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की बनाई जाती है। वाइंडिंग की गहराई ज़्यादा रखते हैं, यानी कि खांचे में ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। गहराई ज़्यादा से क्या होता है, इंडक्शन उच्च होता है। इंडक्शन क्या होता है, उच्च होता है। वही चीज़ बताइए, तार मोटा है, तार मोटा है तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि लपेटे बनेंगी कम, नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएंगी, कम होंगी। लपेटे कम बनेंगी तो रेजिस्टेंस का मान कम होगा। जब रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो इंडक्टेंस का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो गहराई ज़्यादा से क्या होता है, इंडक्शन उच्च हो जाता है, ठीक है। गहराई ज़्यादा से क्या होता है, इंडक्शन हमारा उच्च हो जाता है, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। देखो टुकड़ों टुकड़ों में लिखा है, बस वही वाली थ्योरी वहाँ से उठा लो, यहाँ पे दिमाग पे सब बैठी होगी वो तो, ठीक है। तो सारी चीज़ें वही लिखी है। अब देखो इंडक्शन उच्च होने के कारण रनिंग वाइंडिंग में धारा वोल्टेज से 40 से 50 डिग्री पीछे खसक जाती है। ये पॉइंट याद रखना है कि इंडक्शन अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर इंडक्शन ज़्यादा होता है रनिंग वाइंडिंग में, इंडक्शन ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि इंडक्शन का मान ज़्यादा होता है, ठीक है, तो रनिंग वाइंडिंग में इंडक्शन उच्च होने के कारण, यानी ज़्यादा होने के कारण रनिंग वाइंडिंग में जो धारा होती है वो वोल्टेज से, जो धारा होती है वोल्टेज से 40 से 50 डिग्री क्या हो जाती है, पीछे खसक जाती है। मतलब लैगिंग की स्थिति हो जाती है। कौन सी स्थिति हो जाती है, पावर फैक्टर के हिसाब से देखो लैगिंग की स्थिति हो जाती है। किसकी, लैगिंग। लैगिंग का मतलब होता है जब धारा पीछे चलती है तो लैग करती है धारा। तो कितनी धारा लैग करती है, 40 से 50 डिग्री। किससे, वोल्टेज से। तो धारा जो होती है हमारी, जो करंट होती है, ठीक है, जो करंट हमारी होती है वो क्या होती है, लैग करती है वोल्टेज से। कितना वो लैग करती है, 40 से 50 डिग्री वोल्टेज, 40 से 50 डिग्री हमारी लैग करती है। क्लियर है इतनी बात। चलो आगे बात करते हैं। ये तुमने पढ़ लिया किसके बारे में, रनिंग वाइंडिंग के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग किसी एक का याद करो, हमने कहा था, ठीक है, किसी एक का याद करो, ये बोला था हमने, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग मतलब स्टार्ट करने वाले मोटर को स्टार्ट करने का काम करेगा। वायर क्या होगा, पतला। बस यहाँ केवल एक पॉइंट याद रख लो, वायर कैसा, मोटा कि पतला, बाकी सारे पॉइंट अपने आप निकल आएंगे। अब यार वायर पतला है, जब वायर पतला होगा तो उसका मतलब उसको ज़्यादा घुमा सकते हो, नंबर ऑफ़ टर्न क्या होंगे, ज़्यादा। जब नंबर ऑफ़ टर्न ज़्यादा होंगे, यानी लपेटों की संख्या जब ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो जाएगा तो इंडक्टेंस यानी प्रेरणा का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, पतला वायर है, गहराई कम हो जाती है, प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, इंडक्टेंस का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें जो है इंडक्टेंस का मान कम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंडक्टेंस का मान कम होने के कारण जो धारा क्या करती है, लैग करती है, किसी 10 से 20 डिग्री लैग करती है। इसमें देखो 10 से लैग दोनों में कर रही है, इसमें 10 से 20 डिग्री कर रही है, इसमें कितनी कर रही है, 10 से 20 डिग्री, ठीक है। इसमें कितनी लैग कर रही है, 40 से 50 डिग्री लैग कर रही है। अब लैग करने का कारण भी है, ठीक है। देखो कितना बड़ा कारण, कितनी गहराई वाली बात छुपी है। किसकी बात हो रही है, वाइंडिंग की बात हो रही है। वाइंडिंग किसका बना हुआ है, इंडक्टर का तो बना हुआ है। इंडक्टर क्या होता था, ऐसे तो होता था हमारा इंडक्टर। तो देखो वाइंडिंग की बात हो रही है, देखो वाइंडिंग सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, कोई रटने वाली चीज़ें नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। देखो वाइंडिंग ये तो है, ये क्या है, एक तरह से वाइंडिंग है यहाँ पे, वाइंडिंग। और ये वाइंडिंग को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वाइंडिंग को ही क्या बोलते हैं, ठीक है। लोड भी बोल सकते हो उसको, ठीक है, क्योंकि इस तरह से लोड का भी काम कर रहा है। इंडक्टर भी तो बोल सकते हो उसको। तो इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और रेजिस्टिव लोड बताया था। तो इंडक्टर में कौन सा लोड होता है, लैगिंग।
तो इसका मतलब धारा तो लैग करेगी इसमें, देखो इसमें भी धारा लैग कर रही है, ठीक है। यानी कि ये तो आँख मीच के बता सकते हो कि धारा लैग करेगी, लेकिन कितना लैग करेगी, 40 से 50 डिग्री, ठीक है, किसमें, रनिंग वाइंडिंग। और स्टार्टिंग वाइंडिंग में कितना लैग करेगी, 10 से 20 डिग्री लैग करती है, ठीक है। कितना लैग करती है, 10 से 20 डिग्री। देखो भाई ये डायग्राम बना रखे हैं याद करने के लिए, कुछ खास याद करने का पॉइंट है नहीं इसमें, ठीक है, बस केवल डायग्राम बना हुआ है कि ये जो हमारी है, ये है IR यानी रनिंग वाइंडिंग, ये जो हमारी है स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये क्या है, वोल्टेज है मान लो, ठीक है। ये वोल्टेज को दर्शा रहा है, ये वाली लाइन किसको देखो ये वाली ये जो है ये किसको दर्शा रहा है, वोल्टेज को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, ये वोल्टेज को दर्शा रहा है, ठीक है। ये किसको दर्शा रहा है, ये स्टार्टिंग करंट को दिखा रहा है, ये रनिंग करंट को दिखा रहा है, ठीक है। ये स्टार्टिंग करंट को दिखा रहा है, ये हमारा रनिंग करंट को दिखा रहा है। अब कौन किस तरह से लैग कर रहा है, ये हमारा तो 10 से 20 डिग्री लैग करता है, कौन, स्टार्टिंग वाइंडिंग। जो रनिंग वाइंडिंग होती है वो वोल्टेज से कितना लैग करती है, 40 से 50 डिग्री। बस कुछ याद करना वाला खास है नहीं, बस वो पॉइंट याद रखो बस, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होती है, रनिंग वाइंडिंग का काम भी समझा दी हमने, किस तरह से क्या वायर होता है ये भी याद रखना। ये सारी मोटरों के लिए फिक्स है। स्टार्टिंग वाइंडिंग होगा तो रनिंग पतला वायर कैसा होगा, पतला होगा, ठीक। स्टार्ट के लिए क्या है, पतला है वायर, ठीक है। और रनिंग वाइंडिंग क्या हो जाएगा, रनिंग वाइंडिंग हमारी मोटी तार हो जाएगी। बस बाकी सारे तो कॉन्सेप्ट अपने आप निकल आएंगे, ठीक है। अब जो स्प्लिट फेज मोटर होती है, पूछा जाता है, स्प्लिट फेज मोटर के बारे में पढ़ रहे थे ऊपर, ठीक है। तो स्प्लिट फेज जो मोटर होती है वो क्या होती है, कितनी अश्व शक्ति की बनाई जाती है, 0.5 अश्व शक्ति की बनाई जाती है, HP की, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि जो स्प्लिट फेज मोटर होती है, ठीक है, क्या हो रहा है यार, क्वेश्चन आता है कि स्प्लिट फेज जो मोटर होती है, ठीक है, जो स्प्लिट फेज मोटर होती है कितने HP की बनाई जाती है। तो जो स्प्लिट फेज मोटर होती है वो हमारी होती है 0.5 HP की बनाई जाती है। कितने HP की बनाई जाती है, 0.5 HP की बनाई जाती है हमारी स्प्लिट फेज मोटर, ठीक है। तो स्प्लिट फेज मोटर जो होती है 0.5 अश्व शक्ति की बनाई जाती है, और इसके पावर फैक्टर का जो मान होता है, इसके पावर फैक्टर का जो मान होता है वो क्या होता है, 0.3 से 0.4 होता है, ठीक है। इसके पावर फैक्टर का जो मान होता है वो कितना होता है, 0.3 से 0.4 होता है पावर फैक्टर का मान, ठीक है। तो इसके पावर फैक्टर का मान कितना होता है, 0.3 से 0.4 होता है, ठीक। अब देखो हम बात करते हैं दिशा परिवर्तन की, किसकी बात करते हैं, दिशा परिवर्तन। तो याद रखना कि पावर फैक्टर का मान 0.3 से 0.4 होता है स्प्लिट फेज मोटर का, और कितने, आधे HP की बनाई जाती है, ठीक है। तो स्प्लिट फेज मोटर होती है वो हमारी आधे HP की नहीं 0.5 HP की बनाई जाती है, और इसके पावर फैक्टर का जो मान होता है वो 0.3 से 0.4 होता है, ठीक है। क्योंकि पावर फैक्टर की कोई इकाई तो होती नहीं है, ठीक है, पहले बता चुके हैं। अगर अब कभी पूछेगा कि स्प्लिट फेज मोटर की अगर तुम्हें दिशा चेंज करनी है, जैसे मान लो पंखा होता है, कभी कभी देखा होगा कि पंखा उल्टा घूमने लगता है, जैसे कूलर वगैरह बेकार हो जाता था तो कनेक्शन बता उल्टा कर दे तो पंखा हमारा उल्टी की तरफ हमारी क्या होती हवा देने लगता था। जैसे मान लो पंखा तुम्हारा इस तरफ रोटेट कर रहा है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ऐसे से चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, ठीक है, इस तरह से ऐसे। अब क्या है, हमने पंखे में पंखा हमारा उल्टा घूमने लगा, ऐसे ऐसे घूमने लगा, ठीक है, ऐसे ऐसे होकर घूमने लगा इस तरह से। तो अगर यही कह रहा है कि अगर इसकी दिशा परिवर्तित करनी हो किसकी, मोटर की, स्प्लिट फेज मोटर की अगर तुमको दिशा के परिवर्तन करना हो, मतलब मोटर तुम्हारी इस तरफ चल रही थी लेकिन अब तुम मोटर को इस तरफ चलाना चाहते हो, अगर ये तुम्हें कंडीशन करनी है कि दिशा तुमको चेंज करनी है मोटर की अगर तुमको दिशा चेंज करनी है तो क्या करोगे उसके लिए। तो वो क्या करेंगे कि रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग की दिशा बदल दो तो इस मोटर की घूर्णन की दिशा बदल जाएगी, ठीक है। तो रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग की दिशा बदल देने पर इस मोटर की क्या हो जाती है, घूर्णन दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है। यानी कि रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल आपस में अगर बदल देंगे, दिशा अगर बदल देंगे इनकी, मतलब कि ऐसे मान लो इस तरह से हमारा है तो इसको हमने पलटा के, मान लो ये हमारा सीधा A हो गया, ये मान लो B हो गया, इसको अगर हम पलटा के ऐसे लगाते हैं ऐसे करके, ये B हो गया ये A हो गया, तो हमारी मोटर की दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ है कि रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग की दिशा बदल दी जाए, ठीक है, रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग की अगर दिशा बदल दी जाए तो हमारी क्या हो जाएगी, मोटर की घूर्णन दिशा जो है यानी मोटर की घूमने की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। समझ में आ गई बात। अब देखो जो स्प्लिट फेज मोटर होती है उनका यूज कहाँ कहाँ होता है, स्प्लिट फेज मोटर का यूज कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ लगी होती है स्प्लिट फेज मोटर। जो छोटे पंप होते हैं वहाँ स्प्लिट फेज मोटर का यूज करते हैं, ठीक है। जो छोटे पंप होते हैं वहाँ पे हम लोग स्प्लिट फेज मोटर का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ग्राइंडर मशीन होती है, ठीक है, जो ग्राइंडर मशीन होती है वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट फेज मोटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्प्लिट फेज मोटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो छोटे पंप में यूज कर देंगे और ग्राइंडर में यूज करेंगे, ठीक है।
अब देखो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बारे में बता चुके तुमको, इसका काम क्या होता है, ये मोटर की स्पीड जहाँ 75% होती है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा होगा यहाँ पे, जब मोटर अपनी गति 75% प्राप्त कर लेती है, जब मोटर अपनी गति जो है 75% प्राप्त कर लेती है तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है जिससे तथा ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के परिपथ को क्या कर देता है, अलग कर देता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग को मतलब बंद कर देता है ये। अब मोटर केवल किस पे काम करती है, केवल रनिंग वाइंडिंग में काम करती है। किस पे काम करती है, रनिंग वाइंडिंग। समझ में आ गई बात। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपन लोग। अब पहला हमने पढ़ा स्प्लिट फेज मोटर को, किसको पढ़ा, स्प्लिट फेज मोटर को। अब हम बात करते हैं इंडक्शन मोटर की। ठीक है, नहीं स्थाई कैपेसिटर, स्थाई कैपेसिटर की बात करते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं स्थाई कैपेसिटर। यहाँ पे अधूरा नाम लिखा हुआ है इंग्लिश में, स्थाई कैपेसिटर मोटर होगा। यहाँ पे क्या होगा, स्थाई कैपेसिटर मोटर, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश में होगा परमानेंट इंडक्शन मोटर। क्या होगा, परमानेंट इंडक्शन मोटर नाम होगा। ठीक है, अब देखो परमानेंट इंडक्शन मोटर नाम से क्लियर है, परमानेंट यहाँ पे लिख लेना, परमानेंट इंडक्शन मोटर स्थाई कैपेसिटर मोटर। परमानेंट कैपेसिटर मोटर मतलब कि इसमें जो कैपेसिटर लगा है हमारा परमानेंट के लिए लगा देंगे। ठीक है, जिसमें कैपेसिटर लगा है वो कैसा लगा देंगे, जो कैपेसिटर है उसको हम परमानेंट के लिए लगा देंगे, यानी परमानेंट लगा रहेगा उसमें कैपेसिटर। ठीक है, स्टार्टिंग में भी और रनिंग में भी। ठीक है, इस तरह से फिगर होता है हमारा, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। देखो नाम दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का यूज करता है। ठीक है, अब देखो पूछा जाएगा कि परमानेंट इंडक्शन मोटर जो होता है, यानी स्थाई कैपेसिटर मोटर जो होती है, स्थाई कैपेसिटर मोटर जो होती है उसमें कितने कैपेसिटर मान का कैपेसिटर यूज करते हैं। ठीक है, स्थाई कैपेसिटर जो मोटर होती है, ठीक है, स्थाई कैपेसिटर जो मोटर होती है उसमें कितने मान के कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो स्थाई कैपेसिटर मोटर जो होती है उसमें 2.5 से 5, यानी कि 2.5 से 5 माइक्रोफैरड, याद रखना माइक्रोफैरड है। ठीक है, तो 2.5 से 5 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है, परमानेंट इंडक्शन मोटर में, परमानेंट स्थाई कैपेसिटर मोटर में। ठीक, अब देखो इसमें जो रनिंग टार्क तथा स्टार्टिंग टार्क क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इस मोटर में क्या होता है, इसमें रनिंग टार्क और स्टार्टिंग टार्क दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। रनिंग टार्क और स्टार्टिंग टार्क दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, टार्क का मतलब एक तरह से ताकत होती है। ठीक है, जैसे मतलब दरवाज़ा खोलते हो, ऐसे दरवाज़ा खोलते हो हैंडल कहाँ लगाया जाता है, जो हमारा जहाँ पे दरवाज़ा सेट होता है, ठीक है, जहाँ पे दरवाज़ा जो जुड़ा होता है उससे, तो हैंडल हमारा उससे दूर लगा होता है। अब जो कभी मेजरमेंट करना, अगर हैंडल पकड़ के दरवाज़ा खोलोगे बड़ा स्मूथली, मतलब कि बड़े आराम से खुलेगा। लेकिन अब वही अगर अपने हाथ को तुम, ठीक है, अब वही अगर अपने हाथ को तुम कहाँ लेके जाओ, ठीक है, पास में जहाँ दरवाज़ा फिट है ना दीवार में, उसके पास से ले जाकर अगर ताकत लगाओगे तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तब भी कोई दरवाज़ा ना खुले। तो ये होता है घूर्णन। ठीक, यहाँ पे घूर्णन का मान क्या होगा, ज़्यादा हो गया है, नहीं ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। और जो उसको पकड़ोगे हैंडल जो था वहाँ पे तुम्हारा घूर्णन मान क्या हो जाएगा, कम ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो वही होता है, इसमें क्या होता है कि रनिंग टार्क और स्टार्टिंग टार्क दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो स्थाई कैपेसिटर मोटर का रनिंग टार्क और स्टार्टिंग टार्क दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, देखो इसमें जो होता है 2.5 से 5 माइक्रोफैराड का, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का यूज करते हैं। 2.5 से 5 माइक्रोफैराड का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें 2.5 से 5 माइक्रोफैराड का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगाया जाता है। ठीक है, इसमें हाँ ठीक है। अब देखो, अब वही फिगर बना हुआ है यार अभी। ठीक है, यहाँ पे क्या बना है, फिगर ही बना हुआ है, कुछ खास नहीं बना है फिगर। देखो इस डायग्राम को समझ लो। ठीक है, कुछ खास डायग्राम नहीं है, कुछ खास डायग्राम नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या है कि ये हमारा जैसे मान लो मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग दो चीज़ें होती हैं। अब ये मान लो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, अब इसमें क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है। कैपेसिटर मतलब कैपेसिटिव लोड हो गया, तो इसका हम लोग ये धारा क्या करेगी, लैग करेगी, सॉरी लीड करेगी। धारा क्या करेगी, लीड करेगी। इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और रजिस्टिव लोड। रजिस्टिव लोड में यूनिटी होता है, इंडक्टिव लोड में लैगिंग होता है, कैपेसिटर में क्या होता है, लीडिंग होता है। इसका मतलब हमारी जो मोटर स्टार्ट जब करेंगे तो किस पे काम करती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग पे।
तो इसका मतलब पहले जो है हमारी धारा जो है क्या करेगी, लीड करेगी। तो वही चीज़ फिगर में बता रहा है कि स्टार्टिंग में क्या होती है, धारा हमारी क्या करती है, लीड करती है। इसके बाद जैसे ही मोटर की गति 75% होती है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग जब बंद हो जाती है, ठीक है, जब स्टार्टिंग वाइंडिंग बंद हो जाती है तब हमारी किस पे काम करती है, जब स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारी बंद हो जाएगी तो हमारी वो मोटर किस पे काम करेगी, रनिंग वाइंडिंग में करेगी काम। और रनिंग वाइंडिंग पे काम करेगी, इसका मतलब किस पे, इंडक्टर पे काम कर रही है। क्योंकि 75% गति जब होती है तो कैपेसिटर क्या करता है, काम बंद कर देता है। कैपेसिटर का काम ही क्या है, कैपेसिटर का काम होता है, कैपेसिटर क्यों लगाया है, कैपेसिटर इसलिए लगाया है ताकि मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट हो जाए। कैपेसिटर हमने किस लिए लगाया है, कैपेसिटर हमने इसीलिए लगाया है ताकि जो मोटर हमारी कैसी हो जाए, सेल्फ स्टार्ट बन जाए, इसलिए हम लोग कैपेसिटर लगाए हैं। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने कैपेसिटर का यूज़ किया। तो जब साइंटिफिकल स्विच होता है, ये क्या होता है, 75% गति जैसे प्राप्त होती है मोटर की, वो क्या करता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को बंद कर देता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को बंद कर देता है मतलब कि कैपेसिटर भी बंद हो गया एक तरह से। ठीक है, तो कैपेसिटर बंद हो गया, इसका मतलब धारा पहले तो कैपेसिटर काम कर रहा था। ठीक है, तो इसमें धारा क्या कर रही थी, हमारी लीड कर रही थी। धारा क्या कर रही थी, लीड। कितना लीड करती है, 10 से 20 डिग्री लीड करती है। कितना करती है, 10 से 20 डिग्री के समथिंग लीड करती है। इसके बाद क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारी हो जाती है बंद। स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या हो जाती है, हमारी बंद हो जाती है। जब स्टार्टिंग वाइंडिंग बंद हो जाती है तब क्या करता है, हमारी मोटर किस पे काम करती है, तब हमारी मोटर जो रनिंग वाइंडिंग में काम करने लगती है। तो रनिंग वाइंडिंग में जब काम करती है तो रनिंग वाइंडिंग में क्या है, केवल वाइंडिंग है, यानी कि कौन सा लोड है, ठीक है, इंडक्टर वाला, यानी इंडक्टिव लोड है। इसका मतलब धारा हमारी क्या करेगी, लैग करेगी। तो इसमें क्या होती है, धारा लैग करती है। कितना लैग करती है, 70। कितना करती है, 70 करती है। 70 इसका हो गया, 20 इसका होगा, तो कितना होगा, 90 डिग्री। एक तरह से दोनों को मिला के कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होने के कारण ही क्या करता है, कैपेसिटर क्या होता है, फेज को विभक्त कर देता है। ठीक है, तो इतनी खास पॉइंट नहीं है ये ज़्यादा। ठीक है, ये ज़्यादा खास पॉइंट नहीं है कि मान लो कि इसको विभक्त कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। ठीक है, तो इतना खास वो चीज़ नहीं है। ठीक, अब चलो बात करते हैं हम लोग। हाँ, इसमें तो बता ही दिया हमने कि इलेक्ट्रोलाइट 2.5 से 5 माइक्रोफैराड का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगाया जाता है। 2.5 से 5 माइक्रोफैराड का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगाया जाता है। ठीक, चलो अब बात करते हैं हम लोग कैपेसिटर इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में रनिंग वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच 90 डिग्री का फेज अंतराल नहीं होता था। ठीक है, किसमें, स्प्लिट फेज मोटर में। ठीक है, स्प्लिट फेज मोटर जो थी, ठीक है, तो स्प्लिट फेज मोटर जो होती है इसमें हमारी क्या होती है, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में जो है हमारा 90 डिग्री का फेज अंतराल नहीं होता था। यानी कि फेज अंतराल यानी फेज डिफरेंस जो था 90 डिग्री का नहीं होता था। ठीक है, इस फेज अंतराल को 90 डिग्री बनाने के लिए, ठीक है, इस फेज अंतराल को 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में एक कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में एक कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि कैपेसिटर में धारा क्या करती है, लीड करती है। कैपेसिटर में धारा क्या करती है, लीड करती है। और ये कितने प्रकार की होती है, हमारी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो याद रखना ये बात कि स्प्लिट फेज मोटरें जो होती हैं, अगर पूछ लेगा कभी कि स्प्लिट फेज मोटर में रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, अगर खास नाम देकर पूछेगा ना कि स्प्लिट फेज मोटर में रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में कितने डिग्री का फेज अंतराल होता है, तो 90 डिग्री का नहीं होता है, क्योंकि रट्टाफिकेशन होता है। स्प्लिट अगर मान लो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया, नाम देकर नहीं पूछा, केवल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में कितने डिग्री का फेज अंतराल होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में कितने डिग्री का फेज अंतराल होता है, तब हमें आँख बंद करके लगा देना है 90 डिग्री का होता है। अगर स्पेशल नाम देके पूछेगा कि स्प्लिट फेज मोटर में कितना होता है, तो स्प्लिट फेज मोटर में कितना होता है, स्प्लिट फेज मोटर हमारा 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, और ये तो सब पता ही है। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में रनिंग वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का फेज अंतराल नहीं होता है। इस फेज अंतराल को 90 डिग्री बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में क्या कर लगाते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं। क्या कर लगा देते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने देखो सेकंड वाला पढ़ा था, स्थायी कैपेसिटर मोटर। ठीक है, तो ये परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर पढ़ा था, उसमें देखो कैपेसिटर का यूज होता था, कैपेसिटर का यूज होता था, इसलिए उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता था, 90 डिग्री का फेज अंतराल होता था। ठीक है,
क्योंकि कैपेसिटर का काम क्या होता है, धारा लीड करती है इसमें, ये तो बात पता ही है, कुछ खास पॉइंट लिखा ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो जो मोटरें हमारी होती हैं ना, ये जो मोटरें होती हैं हमारी, ठीक है। अभी जो मोटरें होती हैं हमारी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। जो मोटरें होती है हमारी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होता है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, एक होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, एक होता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, और एक होता है कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर होता है, ठीक है। तो ये जो मोटरें हमारी बनाई जाती है जिसमें कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है, ये कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, एक परमानेंट कैपेसिटर मोटर, और एक होता है कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। अब इसको हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर क्या होता है, कैपेसिटर परमानेंट कैपेसिटर मोटर क्या होता है, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के बारे में, पहले देखते हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर क्या होता है, ठीक है। तो नाम से क्लियर है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तो पता ही चल गया कि कैपेसिटर का यूज़ तो इसमें 100% होना है, ठीक है। तो देखो इस तरह से फिगर बना है, ये रनिंग वाइंडिंग होती है यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, ठीक है। ये जो कैपेसिटर होता है वो कितना होता है, 60 से 120 माइक्रोफैराड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो कैपेसिटर यूज करते हैं इसमें 60 से 120 माइक्रोफैराड का यूज करते हैं। ये हमारा रोटर होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। 75% गति होने पर क्या कर देता है, 75% गति जैसे ही मोटर की होती है ये क्या कर देता है, ओपन हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। तो अब कैपेसिटर स्टार्ट, नाम से क्लियर है, कैपेसिटर स्टार्ट यानी कि केवल स्टार्टिंग के समय यूज करते हैं इसको, क्या करते हैं, केवल स्टार्टिंग के समय इस मोटर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, रनिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग के बारे में बता चुके पहले ही कि रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होता है। रनिंग वाइंडिंग में क्या होता है, मोटे तार का यूज करते हैं। जब मोटा तार होगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, इंडक्टेंस का मान उच्च हो जाएगा, गहराई में वाइंडिंग होती है इसमें, ठीक है। यानी कि गहराई में वाइंडिंग होती है, ज़्यादा गहरी वाइंडिंग होती है इसमें, ठीक है। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है उसमें क्या होता है, पतला तार यूज करते हैं, प्रतिरोध अधिक होता है, इंडक्शन कम होता है। सब ये तीनों पॉइंट कैसे आते हैं तो समझा चुके हैं बिल्कुल, ठीक है। और गहराई क्या होती है इसमें, कम गहराई होती है, ठीक है, कम गहराई वाली वाइंडिंग होती है। दोनों वाइंडिंग के बीच में क्योंकि कैपेसिटर है, कैपेसिटर इसका मतलब दोनों वाइंडिंग के बीच में कितने का फेज अंतराल होगा, तो दोनों वाइंडिंग के बीच में हमारा 90 डिग्री का फेज अंतराल होता है। कितना ईजी चैप्टर लग रहा होगा ना, लेकिन जब क्वेश्चन लगाने बैठोगे बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि थ्योरी बहुत ही कायदे से पढ़ो, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा रिवाइज करो थ्योरी का, ठीक है। थ्योरी का जब जितना ज़्यादा रिवाइज करो, जितना ज़्यादा थ्योरी पढ़ोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, सारे दिमाग में क्वेश्चन बैठने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि पेपर में सोचने का समय नहीं होता, पहला पेपर तुम दे चुकी हो, अपनी हालत देख चुकी हो, कितनी गंभीर हालत तुम्हारी, ठीक है। आईसीयू में भर्ती होने वाले थे तुम, बस बच गए हो किसी तरह, ठीक है। आईसीयू में नहीं जा पाए तुम, ठीक है। तो कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ होगा तुमको, ठीक है। अब देखो किस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है। पीटीसी में देखो पूछ लिया, इंडक्टर के नाम नहीं दे रखे उसने, ठीक ना। तो वही कह रहा हूँ कि थ्योरी पे ध्यान दो कि मेन पॉइंट कैसे क्या निकल रहा है, कहाँ क्या पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को क्या है कि तुम पहले अपने आप लगो। जैसे थ्योरी कंप्लीट हो गई, जैसे मान लो थ्योरी में पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारी आदत ये अंदर होनी चाहिए, मान लो सिंगल फेज तुमने मोटर, हमने जब थ्योरी खत्म हो गई तो तुम अपना सिंगल फेज मोटर उठाओ, उसके क्वेश्चन लगाओ। हमने तो बोल दिया मान लो दोनों चैप्टर के मिक्स हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन तो मिक्स नहीं होंगे। अगर मान लो 100 क्वेश्चन है तो ज़्यादा 30 क्वेश्चन उसमें मिक्स होंगे दोनों चैप्टर को मिला के। लेकिन पढ़ो तो उसको कम से कम अपने आप लगाओ, जब जितनी ज़्यादा बार अटकोगे ना उतनी ज़्यादा तुम्हारा प्रॉफिट होगा, समझो। उसके बाद जब हम पढ़ाएंगे उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा इसका ये यहाँ पे ये सोचना था, यहाँ पे ये सोचना था, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते थे, ठीक है, तो 100 क्वेश्चन लगाते थे, 100 में से कम 30-40 ही क्वेश्चन आते थे। सब पे बहुत गोला लगे रहते, मेरी बुक में आदत है छिछियाने की पूरी बुक, ठीक है। कहीं गोला, कहीं टिक, कहीं बहुत किताब भरी रहती थी समझो पेंसिल से, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि जब जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे, इसके बाद तुम्हारी और उत्सुकता बढ़ेगी चैप्टर को ध्यान से पढ़ने की, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन क्या हुआ, जब हमने दोबारा दोबारा पढ़े तो अपने आप बहुत सारे क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व होने लगे उसमें, कि अच्छा इसमें ये चीज़ सोचनी थी, ठीक है। तो वही कह रहा हूँ कि ये तुम ITI का जो है थ्योरी, उसको तुम कभी भी बिना पढ़े ना छोड़ो, कम से कम 2 घंटा तो डेली दे दो उसमें, अगर NTPC की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि ITI का कोई पेपर दे नहीं सकते तुम, ठीक है। अब CTI का पेपर देना था, आराम से पढ़ लिया, इसके बाद 2-2 घंटा आराम से डेली तब भी दो, ठीक है। कि मेन टारगेट तो मेरा ITI का ही है, ठीक है। तो उसको वो तो बोलो ना, बाकी जितना भी समय बच रहा पूरा का पूरा 100% जो है तुम किस में दे दो, CTI में दे दो, ठीक है। इसके बाद देखो तुम्हारे YouTube में हमने सब नीचे हमने प्ले लिस्ट बना रखी है,
मैथ को चाहे छोड़ सकती हो तुम, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं बच रहा है तो मैथ को तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी उसमें क्या है, रीजनिंग का है। रीजनिंग की तुम्हें पूरी थ्योरी उसमें नहीं पढ़नी है कुछ भी, केवल तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो भी क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं वो क्वेश्चन की केवल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वो चैप्टर पहले अगर तुम्हें क्लियर नहीं है, चैप्टर अगर नहीं आ रहा है तो उस चैप्टर को उठाओ अपना, केयरविल जो सर से पढ़े हो, ठीक है, पीयूष से, उस चैप्टर को कायदे से रिवाइज करो, उसके बाद उसमें कूदो, प्रैक्टिस करो दबा के उसकी रीजनिंग की, ठीक है। क्योंकि 30 नंबर की रीजनिंग आनी है, 30 नंबर की रीजनिंग आनी, इस तरह से पूरी रीजनिंग कंप्लीट कर लो कि साला 30 में 28 नंबर की रीजनिंग सही हो जाए तुम्हारी, ठीक है ना। हो सकती है वैसे तुम्हारी मैथ भी 30 में से 28 सही हो सकती है, क्योंकि जब हम मैथ जो पढ़ा रहे हैं ना तुमको, एडवांस वगैरह इतने डिटेल से पढ़ाएंगे और इतने ईजी मेथड से पढ़ाएंगे कि तुम्हारे दिमाग में समझो बैठ जाएगा, समझ लो। एडवांस मैथ, और एडवांस मैथ किसी को नहीं आती है, ठीक है। मतलब किसी का मतलब अपने मोहल्ले से कंपेयर करा रहे हैं, ठीक है। तो एडवांस मैथ तो वैसे भी किसी को पढ़ ले, क्योंकि सबने पढ़ा है मनीष से, ठीक है। और मनीष में भी वो भी कायदे से नहीं पढ़ा है, ठीक है। और एडवांस तो वो पढ़ाते ही नहीं है बिल्कुल। अर्थमेटिक तो पढ़ाएंगे तुमको, ठीक है। अर्थमेटिक में क्या है, जैसे अब तुम जो पुराना पढ़ चुके हो, अब ये ना सोचो कि हम पूरा सीक्वेंस से बिल्कुल ट्रेन वगैरह से, ठीक है। अब जैसे जितना तुम पढ़ चुके हो उसको अपने आप रिवाइज करो, ठीक है। अपने आप दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे क्या ट्रेन वगैरह बताया, बोर्ड वगैरह के क्वेश्चन बताए थे, सब रिवाइज करो। सब तो नोट्स तुम्हारे पास ही रखे होंगे, ठीक है। जब रिवाइज करो तो खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है, कौन सी चीज़ कैसे। बाकी तो इधर पूरा बताएंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे ही, ठीक है। उसकी चिंता मत करो, ठीक है। तो क्या है कि इसमें तो हमने उसमें क्या है, जीके की पीडीएफ वो बना रखी है प्ले लिस्ट, तो वो भी किसे, उत्कर्ष अकेडमी की। तो उसमें क्या है कि काफ़ी कायदे से हमने देखा, पढ़ा रहे हैं वो लोग, ठीक है। पॉलिटी की अलग क्लासेस चल रही हैं, पॉलिटी को कायदे से पढ़ो। हिस्ट्री की चल रही है, उसका आइकन बना रखे हैं, प्ले लिस्ट बना रखी है। पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री, जियोग्राफी की बना रखी है, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक्स की, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और जियोग्राफी, शायद 4 प्ले लिस्ट हैं बनी है उसमें, ठीक है। ये पूरा जीके कंप्लीट करो इधर। और साइंस का क्या है कि मैं टाइम्स कोचिंग का ऐप वो खरीद लेंगे कोर्स। तो टाइम्स कोचिंग का जब कोर्स खरीद लेंगे उसका हम बता देंगे यूट्यूब में किस तरह से तुमको डाउनलोड करना है ऐप को और किस तरह से करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ इतनी है। बाकी जो टाइम्स कोचिंग का सिलेबस खरीद लेंगे बहुत जल्द, ठीक है। तब हम बता देंगे तुमको किस तरह से उसमें देखना है तुमको, ठीक है। बाकी तुम इतना तैयार करो, ठीक है। अब क्या है कि इस संडे को तुमको टेस्ट देना है टेक्स्ट बुक से। हम बता देंगे कौन सा टेस्ट नंबर देना है, रेलवे का, एनटीपीसी का टेस्ट देना है। देखो कितने क्या, कम से कम रीजनिंग का तो टारगेट बनाओ, मैथ के टारगेट बनाओ, जो कुछ जो पढ़ चुके चैप्टर, ठीक है। बाकी साइंस के भी यार पढ़ चुके हो सब लगभग, थ्योरी तुमने पढ़ी रखी थी पहले से, कंप्लीट ही है काफ़ी, ठीक है। तो सब रिवाइज करो धीरे धीरे। 2 घंटा इधर ITI को दिया, उसको निकाल दिया खट्टे से, 2 घंटा समय पहले उसको दे दिया, किनारे रख दिया ITI, पूरा समय NTPC को दो, ठीक है। देखो ITI की एक वीडियो मिनिमम, कम से कम एक वीडियो तो मैं डालूंगा ही डेली, ठीक है। चलो देखो, इसमें क्या होता है, दोनों फेज के बीच में 90 डिग्री का फेज अंतराल होता है। किस तरह से फेज अंतराल होता है, अब देखो स्टार्टिंग के समय क्या होगा, स्टार्टिंग के समय क्या होगा, कैपेसिटर लगा होगा, कैपेसिटर काम करेगा, ठीक है। तो कैपेसिटर काम करेगा तो धारा क्या करेगी, लीड करेगी, क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कितना लीड करती है, 20 डिग्री के आसपास लीड करती है। इसके बाद क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग बंद हो जाती है, तो इसका मतलब कैपेसिटर भी बंद हो जाएगा। तो अब हमारी मोटर किस पे काम करेगी, रनिंग वाइंडिंग में काम करेगी। किस पे करेगी, रनिंग वाइंडिंग में जब काम करेगी तो इसमें जो धारा होती है कितना लैग करती है, इसमें धारा 70 डिग्री लैग करती है, ठीक है। तो ये रनिंग वाइंडिंग में धारा हो गई, स्टार्टिंग वाइंडिंग में धारा हो गई, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इस मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है रनिंग टार्क से कई गुना अधिक होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है वो रनिंग वाइंडिंग से कई गुना अधिक होता है। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्या क्वेश्चन बनेगा कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है, उसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो रनिंग वाइंडिंग से कैसा होता है। तो स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो रनिंग वाइंडिंग से ज़्यादा होता है, ठीक है। जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो रनिंग वाइंडिंग से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगर इस मोटर के लोड में परिवर्तन होता है तो इसे स्वयं समायोजित कर लेता है। अच्छा, जैसे इस लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, कह रहा है कि अगर इस मोटर के लोड का परिवर्तन होता है, जैसे मान लो मोटर है, मोटर इसका मतलब कोई ना कोई काम कर रही होगी। जैसे मान लो पानी घसीटने का काम कर रही है मोटर, ठीक है। मान लो कि 2000 लीटर जो है 1 घंटे में घसीटती है ज़मीन से, ठीक है। अब अगर मान लो, अब क्या है कि मान लो अब हमें स्पीड ऊपर से धीमी कर दी, क्योंकि मोटर तो बाहर होता है स्पीडोमीटर उसका,
अब मोटर की स्पीड मान लो धीमी कर दी, तो हमें कम पानी चाहिए, तो हमने क्या किया, अब 1050 लीटर मान लो निकाल लिया पानी। तो ये लोड हमने क्या कर दिया, कम ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब कभी कम कर सकते कभी ज़्यादा कर सकते। तो ये क्या करता है, इस लोड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब समायोजित ऑटो एडजस्टेबल का मतलब होता है कि ये इस लोड पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होती है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होती है, उस पर क्या होता है, लोड का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब क्वेश्चन तुम्हारा इस तरह से बनेगा कि अगर लोड का मान घटाने बढ़ाने पर, लोड का मान घटाने बढ़ाने पर किस मोटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन में लिखा होगा कैपेसिटर। इसी तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं, अभी जब क्वेश्चन लगाओगे यही क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे। ठीक है, तो लोड का मान घटाने और बढ़ाने पर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, घरों में जो पंखा लगा उसमें यूज करते हैं। ठीक है, ब्लोवर फैन में यूज करते हैं। ब्लोवर का मतलब फ़ैन जो होता है, देखा है तुमने ब्लोवर फैन, पिक्चरों में देखा होगा। ठीक है, जो जिससे हम लोग कूड़ा वाली जो मशीन होती है, ठीक है, उसको पाइप टाइप का होता है, उसको लगाते हैं, कूड़ा खट्टे से अंदर चला जाता है उड़ उड़ के। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लोवर फैन। वॉशिंग मशीन तो देखा ही है, वॉशिंग मशीन में भी यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद कंप्रेसर और ड्रायर में भी यूज करते हैं। ठीक है, कंप्रेसर और ड्रायर में तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कंप्रेसर ड्रायर। ठीक है, ज़्यादा नाम भी नहीं पूछता है कंप्रेसर और ड्रायर का। ठीक है, वॉशिंग मशीन पूछ लेता है। ठीक है, ब्लोवर पूछ लेगा, चलित पंखे पूछ लेगा। ये 3 नाम बहुत प्रचलित है। ठीक है, ये 3 नाम ज़्यादा पूछता है कि इसमें किस मोटर का यूज़ करते हैं, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का यूज किया जाता है इसमें। अब देखो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के बारे में पढ़ा हमने, किस में पढ़ा, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कैपेसिटर परमानेंट कैपेसिटर मोटर। किसके बारे में पढ़ते हैं, परमानेंट कैपेसिटर मोटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो परमानेंट का मतलब ही नाम से क्लियर है, मतलब इसमें जो कैपेसिटर होता है परमानेंट काम करेगा, स्थायी के तौर पे काम करेगा। यानी कि कैपेसिटर स्थायी रूप से रहता है। स्थायी रूप से मतलब ये परिपथ से हमारा कट नहीं होता है। ठीक है, ये परिपथ से हमारा क्या होता है, कट नहीं होता है, स्थायी रूप से काम करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल का स्विच का यूज नहीं किया जाता किसमें, परमानेंट कैपेसिटर मोटर में जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं किया जाता, इसलिए लिखा है परमानेंट, इसलिए नाम आया परमानेंट। यानी कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच की जगह पे किसका यूज करते हैं, कैपेसिटर का ही यूज करते हैं। ठीक है, और अभी जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर पड़ा उसमें क्या होता है, 75% गति जैसी होती है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को बंद कर देते हैं। जब स्टार्टिंग वाइंडिंग बंद हो जाती है तो हमारी जो कैपेसिटर होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा हुआ है, स्टार्टिंग के स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा हुआ है, तो क्या होता है, हमारा कैपेसिटर भी बंद हो जाता है किसमें, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में। लेकिन कैपेसिटर रन मोटर की दूसरी कहानी, इसमें क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ही नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक केवल कैपेसिटर लगा है, तो ये स्थायी तौर पे लगा हुआ है, चाहे रनिंग वाइंडिंग हो चाहे स्टार्टिंग वाइंडिंग, किसी भी मोटर चाहे रनिंग वाइंडिंग पे काम करे चाहे स्टार्टिंग वाइंडिंग पे काम करे, हमारा कैपेसिटर दोनों के साथ काम करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो क्या होता है, कम होता है। उसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, ज़्यादा होता था। किसका, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग टार्क रनिंग वाइंडिंग से, स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो रनिंग वाइंडिंग से कई गुना ज़्यादा होता था। ठीक है, लेकिन इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, कम होता है। इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, कम होता है। इसलिए इसका यूज़ कहाँ करते हैं, घरेलू कारों में करते हैं। घरेलू पंखे वगैरह हो गए मान लो, उसमें यूज कर लेंगे। ठीक है, तो घरेलू कामों में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब किस तरह से होता है, देखो इस तरह से होता है हमारा, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गया, रनिंग वाइंडिंग हो गया। ठीक है, इसमें कैपेसिटर जो, हाँ ये पूछेगा कि जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर होता है, यानी जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर जो होती है उसमें कितने माइक्रोफैराड के कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है, 2 से 2.5 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। कितने कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है, 2 से 2.5 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। अब देखो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर पढ़ लिया, कैपेसिटर रन मोटर पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। नाम से क्लियर है, मतलब दोनों का मिक्स है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और कैपेसिटर रन मोटर दोनों मोटरों का मिक्सअप है। ये क्या है, दोनों मोटरों का ये मिक्सअप है। अब देखो, यानी कि हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज करते थे और कैपेसिटर रन मोटर में हम लोग कैपेसिटर का यूज करते थे।
अब कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर दोनों इसमें क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच और कैपेसिटर दोनों का यूज करेंगे, तभी तो हमारी कहलाएगी कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। दोनों मोटरों के गुण होने चाहिए तभी तो हमारा कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर बनेगा। अब देखो मतलब ये इस लाइन का मतलब है कि हम एसी इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इतना तो क्लियर ये हो गया होगा। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग को ये देखो कैपेसिटर लगा है, उसका मान 2 से 2.5 माइक्रोफैराड का है। इसी के पैरेलल में क्या हुआ है, इसी के पैरेलल में एक और कैपेसिटर लगाते हैं, 2 कैपेसिटर का यूज होता है, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर में 2 कैपेसिटर का यूज होता है। इसी के पैरेलल में हमने दूसरा कैपेसिटर लगाया है। ये पहला कैपेसिटर जो होता है 10 से 20 माइक्रोफैराड का है, तो पहला कैपेसिटर है वो 10 से 20 माइक्रोफैराड का है। इसी के सीरीज में हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। दूसरा कैपेसिटर क्या होता है, सीरीज में लगाते हैं कितना, 2 से 2.5 माइक्रोफैराड का, ठीक है, क्योंकि ये 2 से 2.5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर का यूज कहाँ करते थे, परमानेंट कैपेसिटर में यूज करते थे, इसीलिए हम लोग 2 से 2.5 माइक्रोफैराड का यहाँ पे लगा दिया है। और एक कैपेसिटर क्या होता है 10 से 20 माइक्रोफैराड का, तो यानी कि 2 कैपेसिटर का यूज होते हैं, दोनों की वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए। पैरेलल में लगा है, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी C1 + C2 हो जाएगा पैरेलल के लिए, अगर कुल पेयर का तो निकाले, मतलब कि सॉरी कुल धारता निकालेगा, ठीक है। तो प्रारंभ में कुल कैपेसिटर का मान कितना होगा, C1 + का C2, ठीक है। लेकिन जैसे ही 75% गति होगी, जो 75% जैसे गति होगी तो ये क्या हो जाता है कि ये कैपेसिटर बेकार हो जाएगा, तो इसका मतलब केवल किस पे काम करेगा, इस पे काम करेगा। तो 75% गति के बाद कुल कैपेसिटर का मान कितना होगा, केवल C2 पे काम करेगा, ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। 2 कैपेसिटर लगे हैं तो इस मोटर का पावर फैक्टर का मान क्या होगा, उच्च होगा, क्योंकि कैपेसिटर का मान, कैपेसिटर क्या होता है, पावर फैक्टर के मान को बढ़ाता है, तभी तो पावर फैक्टर के मान को सुधारने के लिए किसका यूज करते हैं, पावर फैक्टर के मान को सुधारने के लिए कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। तो 2 कैपेसिटर लगे, इसका मतलब पावर फैक्टर का मान क्या होगा, उच्च होगा, ठीक है। कितने कैपेसिटर काम कर रहे हैं इसमें, हमारे 2 कैपेसिटर लगे हुए, कितने लगे, 2 कैपेसिटर लगे हुए, 2 कैपेसिटर लगे हुए, इसका मतलब पावर फैक्टर का मान हमारा कैसा होगा, उच्च होगा, ठीक है। पावर फैक्टर का मान कैसा होगा, उच्च होगा, क्योंकि इसमें 2 कैपेसिटर लगे हैं, ठीक है, 2 कैपेसिटर लगे हैं, तो इस मोटर का पावर फैक्टर का मान कैसा होगा, इस मोटर के पावर फैक्टर का मान हमारा उच्च होगा, हाई होगा, ठीक है। देखो जहाँ लोड ज़्यादा होता है वहाँ इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसका पावर फैक्टर का मान क्या है, उच्च है, पावर फैक्टर का मान उच्च है, और दोनों मोटरों की कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है, यानी कि स्टार्टिंग के समय क्या होगा, इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होगा, रनिंग वाइंडिंग से कई गुना ज़्यादा होगा, लेकिन रनिंग वाइंडिंग जब काम करेगी तो इसका स्टार्टिंग टार्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रनिंग वाइंडिंग का ज़्यादा हो जाएगा टार्क, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, जहाँ लोड ज़्यादा होता है वहाँ पे भी एडजस्टेबल हो जाएगी ये मोटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। तो जहाँ लोड ज़्यादा होता है, जहाँ पर लोड ज़्यादा होता है वहाँ पर इसका यूज करते हैं, किसका, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर का, ठीक है। जैसे कि हमारा कंप्रेसर हो गया, ठीक है, जैसे कि हमारा कंप्रेसर हो गया, कंप्रेसर में कहाँ किसका यूज करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का यूज किया जाता है, कैपेसिटर के स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर का, क्योंकि लोड क्या होता है, ज़्यादा होता है, कंप्रेसर एसी में लगा होता है कंप्रेसर, ठीक है। फ्रिज में यूज करते हैं, और एसी कंप्रेसर देखो आ गया, ठीक है, एसी कंप्रेसर, ठीक है। तो फ्रिज में भी यूज करते हैं और एसी कंप्रेसर में भी यूज करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का, ठीक है ना। चलो तो यहीं तक रखते हैं थ्योरी, ठीक है, तो कायदे से पढ़ लेना थ्योरी ये, ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो तो मैं बताना। चलो आगे बात करते हैं सैडेड पोल मोटर के बारे में, ठीक है, किसके बात करते हैं, सैडेड पोल मोटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। 3 मोटर के बारे में पढ़ लिया, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, और कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैडेड पोल मोटर की। सैडेड पोल मोटर क्या होता है, ठीक है। सैडेड पोल मोटर में जो रोटर होता है वो क्या होता है, स्क्वायरल केज होता है, स्क्वायरल केज तो पहले बता चुके हैं, स्क्वायरल केज रोटर का प्रयोग किया जाता है सब सारी मोटरों में। तो इसमें जो रोटर होता है क्या होता है, स्क्वायरल केज होता है, ठीक है। सबसे खास पॉइंट क्या है सैडेड पोल मोटर की, सैडेड पोल मोटर की सबसे ज़्यादा खास पॉइंट है ये पोल 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 इसमें क्या होता है, 2 भागों में बटे होते हैं, सबसे ज़्यादा खास पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। तो इस सैडेड पोल मोटर क्या होता है, इसमें जो रोटर लगाया जाता है वो क्या होता है, स्क्वायरल केज रोटर होता है, कैसा होता है, स्क्वायरल केज रोटर होता है, ठीक है। इसमें जो पोल होते हैं सैडेड पोल मोटर के जो पोल होते हैं, ठीक है, सैडेड पोल मोटर के जो पोल होते हैं कहाँ स्थापित किए जाते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं, स्टार्टर में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि जो पोल होते हैं सैडेड पोल मोटर के जो पोल होते हैं वो कहाँ स्थापित किए जाते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं, वो हमारे स्टार्टर में लगाए जाते हैं। तो जो पोल होते हैं वो हमारे कहाँ लगाए जाते हैं, स्टार्टर में लगाए जाते हैं, ठीक है। ये जो पोल है हमारे 2 प्रकार के होते हैं, पोल कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक पोल होता है सैलिएंट पोल, पहला पोल होता है सैलिएंट, और दूसरा क्या होता है, सैडेड पोल होता है, ठीक है। पहला होता है हमारा सैलिएंट पोल होता है, और दूसरा पोल कौन सा होता है, सैडेड पोल होता है, ठीक है। पहला पोल हमारा होता है
सैलिएंट पोल, और दूसरा जो पोल होता है हमारा कौन सा होता है, सैडेड पोल होता है, ठीक है। अब देखो जो सैडेड पोल होता है ना वो छोटा होता है किससे, सैलिएंट पोल से। अगर जैसे मान लो ये देखो सैलिएंट पोल है हमारा, ये वाला भाग जो है सैलिएंट पोल है, और ये जो छोटा वाला पार्ट है ये हमारा सैडेड पोल है, ठीक है। अब जैसे अगर मान ले एग्जाम्पल के तौर पे, अगर सैडेड पोल का मान अगर 1 है, अगर सैडेड पोल का मान 1 है, ठीक है, तो सैलिएंट पोल का मान अगर 1 है तो सैडेड पोल का मान कितना होगा, 1/3 होगा। मतलब 1/3 भाग होता है किसका, सैलिएंट पोल का, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि सैडेड पोल और सैलिएंट पोल और सैडेड पोल में कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, ठीक है। को कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो सैडेड पोल होता है वो सैलिएंट पोल का कौन सा भाग होता है, तो सैडेड पोल होता है वो सैलिएंट पोल का 1/3 भाग होता है, ठीक है। देखो सैडेड पोल इस तरह से देखो पोल होते हैं, ये हमारे पोल है, चुंबक है मतलब, ठीक है। जब इसको बड़ा करके आकृति बनाए तो इस तरह से एक छोटा एक बड़ा होता है, ठीक है। तो बड़ा वाला कहलाता है सैलिएंट पोल, जो छोटा वाला होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सैडेड पोल कहलाता है, जो छोटा वाला होता है, ठीक है। अब देखो सैडेड पोल की मोटाई जो होती है सैलिएंट पोल की 1/3 होती है, ठीक है। जो सैडेड पोल की जो मोटाई है, ठीक है, सैडेड पोल की जो मोटाई होती है, ठीक है, वो सैलिएंट पोल की कितना होती है, 1/3 होती है, ठीक है। सैलिएंट पोल यानी कि सैलिएंट पोल जो होता है वो क्या होती है, कहाँ होती है, मेन वाइंडिंग करती है, यानी मुख्य वाइंडिंग, यानी कि मुख्य वाइंडिंग कौन सी थी हमारी, रनिंग वाइंडिंग थी, ठीक है। तो जो सैलिएंट पोल होती है वो कहाँ, सैलिएंट पोल पर क्या करते हैं, जो सैलिएंट पोल होते हैं उस पर हम लोग मेन वाइंडिंग करते हैं। देखो वाइंडिंग की हुई है, देखो ऐसे करके गोल गोल, ये वाइंडिंग, ठीक है। तो सैलिएंट पोल पे हम लोग कौन सी वाइंडिंग करते हैं, सैलिएंट पोल पे हम लोग मेन वाइंडिंग करते हैं, जबकि सैडेड पोल पर क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग, ठीक है। तो याद रखना ये बात कि सैलिएंट पोल जो होता है, जो बड़ा वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जो सैलिएंट पोल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेन वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। सैलिएंट पोल जो होता है उसमें हम लोग मेन वाइंडिंग करते हैं, और जो सैडेड पोल होता है उसमें हम लोग शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग करते हैं। कौन सी करते हैं, शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग जो होती है मोटे तांबे के तार द्वारा की जाती है। जो शॉर्ट सर्किट होती है वाइंडिंग जो किसकी की जाती है, तांबे के तार द्वारा की जाती है, और तांबे का तार कैसा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, ठीक है। तो मोटे तांबे के तार द्वारा हम लोग शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग करते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तरह का जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो सैलिएंट पोल व सैडेड पोल का एक दूसरे के विपरीत होता है। ये लेंज नियम के अनुसार होता है। मतलब इस लेंज का बताते हैं। देखो लेंज का नियम क्या होता है, लेंज का नियम बताया गया था कि जो जिससे उत्पन्न होता है वो उसी का विरोध करता है। जो जिससे उत्पन्न होता है वो उसी का विरोध करता है, लेकिन वो उससे कम शक्तिशाली होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, कम शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो, जैसे मान लो मोटर ऐसी है, मोटर हमारी इस तरफ ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो इसके विपरीत हमारा एक बल होगा। जैसे मान लो इधर मान लो 5 की स्पीड से घूम रहा है, तो इसके विपरीत भी एक घर्षण बल के कारण आएगा। जैसे मान लो 1 का आया, तो ये वाला जो बल है ये इस मोटर को कहाँ अपनी ओर घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसकी पावर चल नहीं पाएगी, क्योंकि इसका मान कितना है 1 और इसका मान कितना है 5। तो ये इसकी पावर को मान चल नहीं पाता, इसलिए मोटर हमारी ये भी कहाँ इसी तरफ घूमने लगता है, ठीक है। तो इसी तरफ हमारी ये मोटर क्या हो जाती है, घूमने लगती है। यानी कि कुल मिला के 4 की स्पीड से घूमने लगे, ये 5, ये माइनस का 1, यानी 4 की स्पीड से घूमने लगती है मोटर हमारी, ठीक है। ठीक है। जो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, जैसे मान लो सैलेंट पोल और सैडेड पोल दोनों, क्योंकि दोनों में हमारी वाइंडिंग है, चुंबक है, दोनों क्या है, दोनों क्या है, चुंबक है, ठीक है। तो सैलिएंट होता है वो हमारा बड़ा चुंबक है, मतलब 1 है, उसका मान क्या है, दूसरे वाले का सैडेड वाले का 1/3 है। तो चुंबकीय बल लिखा है तो दोनों निकालेगा, लेकिन ये दोनों चुंबकीय बल लिखा है दोनों निकालते हैं, लेकिन एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट होता है। ऐसे मान लो बड़ा वाला चुंबकीय क्षेत्र मान लो इस तरह से निकाल रहा है, ऐसे से निकाल रहा है, तो छोटा वाला चुंबकीय क्षेत्र वो इस तरह से ऐसे से निकालेगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत होते हैं। तो वही चीज़ लिखा है चुंबकीय फ्लक्स के सैलिएंट पोल व सैडेड पोल के जो चुंबकीय फ्लक्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। इसको काट दो जाए, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स में जो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है सैलिएंट पोल और सैडेड पोल दोनों में क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। ये किसके नियम के अनुसार होता है, लेंज के नियम के अनुसार होता है, ठीक है। अब जो रोटर की जो स्पीड होती है, रोटर की जो गति होती है वो कहाँ होती है,
बड़े पोल से छोटे पोल की होती है। ये साइलेंट पोल कैसा है, बड़ा पोल है। साइलेंट पोल कैसा है, बड़ा पोल है। और ठीक है, और जो साइलेंट पोल है वो कैसा, छोटा पोल है। ठीक है, तो रोटर की जो स्पीड होती है, रोटर की जो गति होती है, वो हमारी क्या होती है, सैलिएंट से कहाँ की ओर होती है, साइलेंट पोल की ओर होती है। तो ये बात याद रखना कि बहुत क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि जो मोटर होती है, ठीक है, जो सैडेड पोल मोटर होती है, ठीक है, सैडेड पोल दो प्रकार, एक है डबल सैडेड पोल मोटर भी होती है। ठीक है, तो सैडेड पोल जो मोटर होती है, कौन सी मोटर, सैडेड पोल मोटर जो होती है, ठीक है, उसकी जो रोटर की गति होती है, यानी कि उसके सैडेड पोल मोटर के घूमने की दिशा किस चुंबक से किस चुंबक की ओर होता है। ठीक है, कौन से पोल से कौन से पोल की ओर होता है, तो बड़े पोल से छोटे पोल की ओर होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन लिखा होता है बड़े पोल से छोटे पोल, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, सैलिएंट पोल से सैडेड पोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का मतलब तो एक ही है, सैलिएंट मतलब बड़ा पार्ट है और सैडेड मतलब छोटा पार्ट है। ठीक है, जो सैडेड पोल मोटर होती है, इसकी घूर्णन दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, सैडेड पोल जो मोटर होती है, इसकी घूर्णन दिशा में हम लोग कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन जो डबल सैडेड पोल मोटर होती है, ठीक है, जो हमारी डबल सैडेड पोल मोटर होती है, उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, डबल सैडेड पोल मोटर होती है, डबल सैडेड पोल मोटर जो होती है, उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसकी दिशा में क्या कर सकते हैं, उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो इसकी विशेषता क्या क्या है। बहुत क्वेश्चन पूछा था, ये लो पहला पॉइंट जो लिखा है बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सैडेड पोल मोटर होती है, सैडेड पोल मोटर होती है वो कितने वाट से कितने वाट तक बनाई जाती है। तो सैडेड पोल जो मोटर होती है वो हमारी 3 वाट से 125 वाट तक की बनाई जाती है। ठीक है, जो सैडेड पोल मोटर जो हमारी होती है वो हमारी 3 वाट से लेकर 125 वाट तक की कार्य करती है। ठीक है, इसकी जो दक्षता है यानी इफ़िशियंसी जो होती है वो 5 से 35% तक की होती है। कितनी होती है, 5 से 35% तक होती है इसकी इफ़िशियंसी, किसकी, सैडेड पोल मोटर की। ठीक है, तो इसकी दक्षता क्या कम ही है, मतलब 5 से 35% ही दक्षता, मतलब 100 अगर 100 का इनपुट दोगे तो तुमको आउटपुट में क्या मिलेगा, तो 5 मिल जाएगा। जो ज़्यादा अच्छी मोटरें होंगी इस सैडेड पोल मोटर में, उसका आउटपुट मान लो 35 मिल जाएगा। तो कितनी बेकार चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, तो इतना 3 वाट से 125 वाट तक की बनाई जाती हैं। ठीक है, और इसकी जो दक्षता है, दक्षता जो है वो 5 से 35% तक होती है। इसीलिए इसका यूज कहाँ करते हैं, जो हेयर ड्रायर होते हैं, ठीक है, जो बालों में जो कंघी वगैरह करके देखा होगा, ब्यूटी पार्लर में जाते होगे तो लाइट से चलती है। ठीक है, जो मशीनें, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सैडेड पोल मोटर के, क्योंकि आवाज़ भी कम करता है। सैडेड पोल मोटर क्या होती है, छोटी आकृति की बनाई जाती है 3 वाट की, तो ये हमारे नॉइस भी कम करता है, मतलब कि आवाज़ ज़्यादा नहीं करता है। इसके बाद जो खिलौने होते हैं, ठीक है, जो खिलौने होते हैं वहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं। इसके बाद जो विद्युत घड़ी होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक वाली घड़ी होती है, वहाँ भी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, सैडेड पोल मोटर का। अब बात करते हैं यूनिवर्सल मोटर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, एक अलग से इसका चैप्टर है। ठीक है, सार्वभौमिक मोटर, सार्वभौमिक मोटर करके एक अलग से चैप्टर यूनिवर्सल मोटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आ गया मोटरों के अंतर्गत, तो इसको पढ़ लेते हैं ज़रा क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो यूनिवर्सल मोटर होता है वो किस मोटर की भांति काम करता है, यानी किस मोटर की तरह काम करता है, तो डीसी सीरीज मोटर के की तरह काम करता है। तो डीसी सीरीज मोटर का जो सिद्धांत होता है ना, वही हमारा यूनिवर्सल मोटर का भी सिद्धांत होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल मोटर क्वेश्चन आएगा, यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, किस तरह से काम करती है, यानी कि किस मोटर के सिद्धांत पे काम करती है। तो यूनिवर्सल जो मोटर होती है वो डीसी सीरीज मोटर के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल मोटरें जो होती हैं हमारी एसी और डीसी दोनों पे काम करती हैं। ठीक है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्या नाम से क्लियर है, यूनिवर्सल का मतलब यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, पढ़े थे इंग्लिश में, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब सारी चीज़ें सही होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब कि सत्य बात। ठीक है, तो यूनिवर्सल कितनी बड़ी उपाधि दी गई है इसको, और बहुत ही अच्छी मोटरें होती है यूनिवर्सल मोटर जो होती है, बहुत अच्छी मोटरें होती है। ठीक है, इसका यूज बहुत जगह करते हैं, जब इसका चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में बात होगी इसकी। ठीक है, तो यूनिवर्सल मोटर की बात कर रहा है, तो यूनिवर्सल मोटर क्या होता है, पहली बात तो डीसी सीरीज मोटर की भांति काम करती है,
और ये AC और DC दोनों पे काम करती है। ये जो मोटर होती है हमारी AC और DC दोनों पे काम करती है, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, AC सीरीज मोटर भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, यूनिवर्सल जो मोटर होती है सबसे पहले बात किस सिद्धांत पे काम करती है, तो यूनिवर्सल मोटर जो होती है हमारी DC सीरीज मोटर के सिद्धांत पे काम करती है, ठीक है। और जो यूनिवर्सल मोटर होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सल मोटर को AC सीरीज मोटर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, AC सीरीज मोटर की नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखो AC पर कार्य करवाने के लिए, यानी यूनिवर्सल मोटर की बात कर रहा हूँ कि यूनिवर्सल मोटर को अगर AC पे कार्य करवाना है, ठीक है, AC पर कार्य करवाने के लिए DC मोटर या फिर DC जनरेटर में जो समस्या आती है उन सभी को दूर करता है, ठीक है। यानी कि DC मोटर और DC जनरेटर, DC मोटर और DC जनरेटर तो हम लोग की AC से तो चलती नहीं थी, DC से चलती थी। तो वही कह रहा है अगर DC मोटर और DC जनरेटर को अगर हमें AC पे काम करवाना है तो किसका यूज करेंगे, DC, तो हम यूनिवर्सल मोटर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, यूनिवर्सल मोटर का यूज करेंगे। तो वही चीज़ लिखा है कि AC पर कार्य करवाने के लिए, AC पर कार्य करवाने के लिए DC मोटर या और यानी कि या DC जनरेटर में जो समस्या आती है उन सभी को दूर करना है, ठीक है। जैसे कि आर्मेचर रिएक्शन के बारे में तुमने पढ़ा था, DC सीरीज DC मोटर और DC जनरेटर जब पढ़ा था तो उसमें आर्मेचर रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। स्पार्किंग आता था, उसके बारे में पढ़ा था। स्पार्किंग के लिए, स्पार्किंग को कम करने के लिए किसका यूज करते थे, इंटरपोल का यूज करते थे। इसके बाद वैक्यूम क्लीनर मान लो हो गया, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर जो होता है यानी कि जो साफ़ वगैरह करने के लिए मशीनें जो होती हैं उसमें हम लोग यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि जो DC मोटर और DC जनरेटर में जो समस्याएं थी हमारे पास उनको सही करता है कौन, AC सीरीज जनरेटर। AC सीरीज जनरेटर मतलब कि यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। अब देखो यूनिवर्सल मोटर क्या होती है, अगर लोड अधिक होता है तो गति कम, तथा जब लोड कम होता है तो गति क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर पर लोड अधिक होता है तो गति कम होती है, तथा जब लोड कम होता है तो गति अधिक होती है, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम हो, तुम पे अगर लोड रख दिया जाए, ठीक है, लकड़ी का बंडल ऊपर रख दिया जाए तुम्हारे ऊपर, लेके चलो, तो जो नॉर्मल स्पीड जो चलते हो उससे कम स्पीड में चलोगे तो इसमें मतलब लोड तुम पे बढ़ा तो लोड बढ़ेगा, तुम्हारी चलने की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेसिकली बात है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है यार, अपने ऊपर कंपेयर करके देख लो। लोड अगर बढ़ाओगे अपने ऊपर तो कम स्पीड से चल पाओगे, जब तुम्हारे सर पे लोड नहीं होगा तो ज़्यादा स्पीड से चल पाओगे, ठीक है। तो वही चीज़ मोटरों में भी अप्लाई होती है, ठीक है। तो कह रहा है यूनिवर्सल मोटर पर अगर लोड अधिक होगा, यूनिवर्सल मोटर पर अगर लोड अधिक होता है तो गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वही चीज़ है, अतः जब लोड कम होता है तो गति क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। वही चीज़ डायग्राम में बना हुआ है, लोड कम तो गति क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और अगर लोड अधिक है तो गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यूनिवर्सल मोटर की, ठीक है। अतः शून्य लोड पर यूनिवर्सल मोटर को नहीं चलाया जाता है, क्योंकि इसके लिए लोड कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो शून्य लोड पर यानी बिना लोड के यूनिवर्सल मोटर को नहीं स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। बिना लोड के यूनिवर्सल मोटर को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो शून्य लोड पर यूनिवर्सल मोटर को नहीं चलाना चाहिए, शून्य लोड पर जो है यूनिवर्सल मोटर को नहीं चलाना चाहिए, शून्य लोड पर, ठीक है। अब यूनिवर्सल मोटर है यानी कि इसको लोड के साथ ही चलाना चाहिए, ठीक है। अब यूनिवर्सल मोटर है तो क्या है कि इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक है। देखो यूनिवर्सल मोटर है तो इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे, रेलवे इंजन में किया जाता है। किस में किया जाता है, रेलवे इंजन में किया जाता है, ठीक है। तो रेलवे इंजन में यूज करेंगे। इसके बाद जो सिलाई मशीन होते हैं वहाँ यूज करते हैं, ग्राइंडर में यूज करते हैं, मिक्सचर में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल धीरे धीरे तुमको याद हो जाएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन अभी लगाओगे तो उसमें कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका रेलवे इंजन बहुत पूछा जाता है कि रेलवे इंजन में किसका यूज करते हैं। तो पहली बात तो DC सीरीज जनरेटर का भी यूज करते थे हम लोग, ठीक है, मतलब जनरेटर का यूज भी किया जाता था, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही मोटर से हमारी सारी चीज़ चलती, बहुत जगह अलग अलग मोटरों का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो किसी किसी ट्रेन में क्या होता है, हम लोग यूनिवर्सल मोटर का भी यूज करते हैं। तो रेलवे इंजन में भी यूज होता है किसका, यूनिवर्सल मोटर का।
सिलाई मशीन में भी यूज़ होता है, ग्राइंडर में भी यूज़ होता है, मिक्सचर में भी यूज़ होता है, ठीक है। मिक्सचर ग्राइंडर जो होता है, मिक्सचर ग्राइंडर मतलब जो आम की जो जिसमें जूस नहीं बनता था, ठीक है, तो जूस वगैरह बनाने के लिए जो मिक्सी टाइप की जिसको बोला जाता है, उसमें यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं, ठीक है। जो रेलवे इंजन के लिए होता है, ये क्या होता है, 200 से 600 वोल्ट के बनाए जाते हैं, 200 से 600 वोल्ट के बनाए जाती हैं। और ये कितनी होती है, 25 हर्ट्ज़ की होती है। ये मोटर क्या होती है, 25 हर्ट्ज़ की होती हैं। और ये कहाँ कितनी एच पी की बनाई जाती है, 2200 एच पी की बनाई जाती है। कितनी एच पी की बनाई जाती है, 2200 एच पी की बनाई जाती है, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर की दक्षता उतनी ही अधिक होगी जितनी कम आवृत्ति होगी, ठीक है। तो देखो, कम आवृत्ति है, 50 हर्ट्ज़ से कम है, 25 है, तो यूनिवर्सल मोटर की जो दक्षता है वो ज़्यादा होगी। कब ज़्यादा होगी, जब उसकी आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। यानी जितनी कम आवृत्ति होगी उसकी दक्षता जो है मोटर की, यूनिवर्सल मोटर की दक्षता जो है उतनी क्या हो जाएगी, अधिक होगी। इस मोटर का गति नियंत्रण क्या किसके द्वारा करते हैं, स्पीड का जो नियंत्रण है, स्पीड का जो कंट्रोलेशन है, कंट्रोल किससे करते हैं, रियोस्टेट करते हैं। रियोस्टेट क्या होता है, रेजिस्टेंस के समूह को बोलते हैं रियोस्टेट, ठीक है। रजिस्टरों के समूह को क्या बोला जाता है, रियोस्टेट बोला जाता है। रजिस्टेंसों को समूह के, ठीक है, रजिस्टेंस के समूहों को क्या बोला जाता है, रियोस्टेट बोला जाता है। तो स्पीड का नियंत्रण, गति का नियंत्रण किससे किया जाता है, गति का नियंत्रण हम लोग किससे करते हैं, रियोस्टेट से करते हैं, यूनिवर्सल मोटर का, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर की गति को बढ़ा नहीं कर सकते, यूनिवर्सल मोटर को बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। वो लिखा है यूनिवर्सल मोटर की जो स्पीड है उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी स्पीड को कम किया जा सकता है। एक बार फिक्स करके मोटर बना दिया, मान लो 1400 आरपीएम की बन गई, 1400 आरपीएम, आरपीएम यानी कि रेगुलेशन पर मिनट, यानी एक मिनट में 1400 बार घूमेगी, गोल गोल चक्कर लगाएगी, ये मतलब होता है आरपीएम का, ठीक है। तो यूनिवर्सल मोटर मतलब 1400 आरपीएम की हो गई। तो अगर लोड उस पर बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा लोड बढ़ाएंगे तो वो इतना कम उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर हम लोड बढ़ाने को सोचें तो लोड बढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है, लोड बढ़ा नहीं पाएंगे। ये वही चीज़ हो गई, जैसे मान लो एक रोटी रखने का हम लोग सामान लेके आए, ठीक है, मान लो कोई कटोरी वगैरह लेके आए, अगर इसमें 4 रोटी की कैपेसिटी तो 4 ही रोटी रख पाओगे, कम रोटी तो रख सकते हो तब भी काम चल जाएगा। तो वही चीज़ यूनिवर्सल मोटर में भी है कि इसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं हम लोग, बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन स्पीड को कम कर सकते हैं यूनिवर्सल मोटर को, स्पीड को, ठीक है। चलो अब इसको यहीं तक रखते हैं, ये वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। तो इतनी थ्योरी अगर तुम्हारे पास, मुझे लगता है शायद नहीं लिखी होगी ये वाली थ्योरी, ये तुम्हारी कौटिल्य सर वाली थ्योरी है, इसको लिख लेना कॉपी में, ठीक है। और कोई भी चैप्टर ख़त्म हो, कम से कम 2 से 3 पेज तो छोड़ दिया करो, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है तो उसके आगे ऐड कर लो, बढ़िया, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सिंगल फेज जो हमारा क्या बोल रहा है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पहला पार्ट था, ठीक है। दूसरे पार्ट में कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए सिंगल फेज मोटर, नहीं तो 3 पार्ट लग जाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो इसको कायदे से रिवाइज कर लेना, ठीक है, कायदे से उसको पढ़ लेना, याद कर लेना। इसके बाद कल इसके आगे का वीडियो डालते हैं, ठीक है। चलो बाय।